हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप लोगों का रीजनलॉजी में। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के। फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 9 तक की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 की। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि सेक्शन 5 to 16 बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तो फिर सेक्शन 10 भी बात करेगा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 की, थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। एक बार हम बेयर एक्ट को पढ़ देते हैं, फिर इसके अलग अलग टर्म को हम आपको समझा देते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और कुछ केस के माध्यम से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेयर एक्ट को पढ़ देते हैं। सेक्शन 10 बात करता है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें, जहाँ की यह विश्वास करने की युक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहाँ उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही कि या लिखी गई कोई बात या उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ की ऐसे कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी। इसमें आपने देखा है कि एक वर्ड आया है, पहले बात करते हैं सेक्शन 10, थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। इसका मतलब है षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें सामान्य परिकल्पना में। इसमें एक वर्ड आया, आपने देखा षड्यंत्रकारी। षड्यंत्रकारी कहाँ से आता है? कुछ लोग जो षड्यंत्र होंगे, जो षड्यंत्र करेंगे, उन्हीं को बोलेंगे षड्यंत्रकारी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि षड्यंत्र होता क्या है। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे षड्यंत्र। षड्यंत्र ऐसे करार या अपराध को कहते हैं जिसमें दो या अधिक व्यक्ति कोई कार्य या अपराध करने का आशय रखते हैं जो विधि द्वारा वर्जित हो या जो विधि द्वारा वर्जित साधनों से किया गया हो, उसे बोलते हैं षड्यंत्र। अब जो लोग षड्यंत्र करेंगे उन्हें बोला जाएगा षड्यंत्रकारी। ये सेक्शन वही बात करता है षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई, की गई या फिर लिखी गई बात जो कि सामान्य परिकल्पना में हो। और जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें दूसरा शब्द आया था सामान्य आशय, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सामान्य आशय जब किसी काम को या अपराध को दो या अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं और उन सब का उद्देश्य एक ही होता है तथा उन सभी लोगों द्वारा किया गया अपराध ऐसा माना जाएगा मानो वो अपराध उनमें से हर एक ने अकेले किया हो, ये होता है सामान्य आशय। तो इसको हम समझा देते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सामान्य आशय को मान लीजिए यहाँ समझा देते हैं, ए बी सी डी, चार लोग हैं। ये क्या करते हैं, ए बी सी डी का मर्डर, मतलब मिलकर डी का मर्डर करते हैं। ए ने क्या किया, मनी कलेक्ट किया। बी ने क्या किया, वेपन्स खरीदा। सी ने क्या किया, मौके की तलाश पाकर डी की हत्या कर दी। यहाँ पे ये जो ए बी सी है, इन तीनों लोगों का जो आशय था सामान्य आशय के अंतर्गत आएगा और ये मर्डर के लिए तीनों लोग बराबर लायबल होंगे। यही होता है सामान्य आशय, जो पढ़ते समय सामान्य आशय वर्ड आया था। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य आशय। अब हम बात कर लेते हैं इस सेक्शन की आवश्यक शर्त क्या क्या है, फिर हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं जो कि हम यहाँ लिख रखे हैं। आवश्यक शर्त नंबर 1, युक्त आधार पर यह विश्वास होना चाहिए दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया है। कितने, दो या अधिक, क्योंकि षड्यंत्र होने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, कार्य उस समय के बाद होना चाहिए जब उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा ऐसा आशय मन में धारण किया हुआ, मतलब जो षड्यंत्र किया गया है, जो कार्य किया गया वो तब होना चाहिए जब उनमें से किसी एक व्यक्ति में ऐसा आशय आ गया उनके मन में। नंबर 3, कार्य का संबंध उनके सामान्य आशय से होना चाहिए।
मतलब जो कार्य हो उनका सबका संबंध उनके जो सामान्य आशय थे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस पर एक केस है मोहम्मद अजमल अमीर कसाब वाला, जो महाराष्ट्र में वो हुआ नहीं था आपराधिक हमला। तो उसमें क्या हुआ था कि ऐसा माना, मतलब ऐसा जजमेंट ऐसा माना गया कि उसमें जितने लोग शामिल थे सबका सामान्य आशय था, ये जजमेंट दिया गया था। ये 2012 केस है। हम क्या करते हैं, पहले इलस्ट्रेशन को समझा देते हैं, फिर हम दो एक केस के माध्यम से आपको इसको समझा देते हैं। इलस्ट्रेशन है, यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि एक भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने में शामिल है। इसमें क्या होता है कि बी क्या करते हैं, ये यूरोप में आयुध उपाप्त किया, और सी ने क्या किया, कलकत्ता में धन इकट्ठा किया, और डी महोदय क्या किए, मुंबई में लोगों को षड्यंत्र में शामिल होने के लिए प्रेरित किए। ई ने क्या किया, आगरा में एक लेख प्रकाशित किया इससे संबंधित, और एफ ने क्या किया, जो सी ने कलकत्ता में धन इकट्ठा किया था, ये दिल्ली में थी जब इन्होंने क्या किया, उस धन को जी के पास काबुल भेज दिया। और एक पत्र एच महोदय थे, उन्होंने क्या किया, एक पत्र द्वारा लिखा ये सब षड्यंत्र के बारे में वृतांत लिखा, उसमें इन्होंने ए के बारे में भी जिक्र किया, तो ए भी इसका सहअपराधी हो गया। अब इसमें बात आती है कि कोई भी मतलब नहीं, कोई कहीं भी रहे, लेकिन अगर उन सब का उद्देश्य सामान्य आशय हो, वो उन सब का आशय जो हो सामान्य हो, तो ये मान लिया जाएगा कि वो सब लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे और बराबर सह अपराधी, मतलब बराबर के अपराध के दोषी होंगे। ये था इलस्ट्रेशन। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एक दो केस के माध्यम से। नंबर पहला, एक तो केस हमने मोहम्मद अजमल आमिर वाला बता ही दिया, कसाब वाला केस जो था मुंबई वाला कांड वाला, वो उसमें सामान्य आशय माना गया, सबका आशय सामान्य था। एक दूसरा केस है आर बनाम ब्लैक एंड टाई, ये 1844 का केस है। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो निर्णय दिया गया था, निर्णय में यही कहा गया था कि षड्यंत्र में किसी पक्षकार द्वारा किया गया कार्य तथा एविडेंस के रूप में तभी माना जाएगा जब उनका आशय सामान्य हो। ठीक है, या सामान्य आशय को बढ़ाने के लिए किया गया उनका कार्य हो, तभी वो पक्षकार के रूप में माना जाएगा और एविडेंस के रूप में तभी वो लायबल होगा। अब बात करते हैं दूसरा केस, मिर्जा अकबर बनाम एम्परर। ये जो केस है मिर्जा अकबर बनाम अकबर, इसमें एक थ्योरी भी आई थी, उसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ एजेंसी। ये थ्योरी ऑफ एजेंसी बेस्ड है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले थ्योरी ऑफ एजेंसी होती क्या है, उसके बाद हम बात कर लेंगे इस केस के बारे में। थ्योरी ऑफ एजेंसी, कॉन्स्पिरेसी में किसी एक पर्सन के कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए किया हुआ कोई कार्य उन सभी का माना जाता है, जैसे कि काम उस षड्यंत्र में शामिल हर पर्सन ने अकेले किया, किसी एक पर्सन के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए। अगर उस षड्यंत्र शामिल सभी का सामान्य आशय था तो मान लिया जाएगा जैसे कि उस कार्य को हर पर्सन ने अकेले किया, यानी षड्यंत्र में हर एक व्यक्ति एक दूसरे का एजेंट होता है, इसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ एजेंसी। ये तो हो गया थ्योरी ऑफ एजेंसी जिस पर एक केस बेस्ड है। अब बात कर लेते हैं इस केस की, मिर्जा अकबर बनाम एम्परर AIR 1940। इस केस में कौन कौन लोग होते हैं, अली असगर होते हैं जिनकी शादी मुसम्मत मेहरतेजा से होती है, और ये अकबर होते हैं, और एक होती है उमर शेर। होता क्या है इस केस में, अली असगर की शादी मुसम्मत मेहरतेजा से हो जाती है, लेकिन मुसम्मत मेहरतेजा मिर्जा अकबर से प्यार करती हैं। होता क्या है कि अली असगर अपने खेत में गए हुए होते हैं और उनको गोली मारकर हत्या कर देती है, हत्या कर दिया जाता है। हत्यारा भाग रहा होता है तो उसको गांव वाले लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही गांव वाले इकट्ठे होकर उस हत्यारे को पकड़ लिए, उसी समय अकबर महोदय आ जाते हैं और कहते हैं अरे अरे ये तो भला आदमी है, ये ऐसे नहीं करेगा। जबकि उस समय उसके पास बंदूक थी और बंदूक से उसमें धुआं भी निकल रहा था, जिससे देख के लगा कि उसने ही किया है। लेकिन ये अकबर महोदय बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत भोला आदमी है, ऐसा कर ही नहीं सकता है। उस व्यक्ति का नाम था उमर शेर। ठीक, उसी को कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस को एक पत्र हाथ लगा होता है, वो पत्र होता है जो मुसम्मत मेहरतेजा अकबर को लिखी हुई होती है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आप मुझे यहाँ से आके छुड़ा के ले जाइए, मैं यहाँ कैसे फंस गई हूँ। उसके जवाब में कुछ ये अकबर महोदय भी लिखते हैं कि मतलब मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपके, तो ये इनका पत्र जो होता है वो पुलिस का हाथ लग गया होता है कुल मिला के। तो उनका जो वो इसमें कहा गया ना, कही गई, की गई या फिर लिखी गई बातें, तो फिर मान लिया जाता है कि ये भी षड्यंत्र में शामिल थे मिर्जा अकबर, और इनको मतलब दोषी दिया गया। इसमें सब लोग सबका से समान था, किसी एक ने पहले उसने मर्डर किया, मर्डर तय किया, लेकिन अब इस मर्डर के लायबल मिर्जा अकबर भी होंगे
और उनकी प्रेमिका हो या फिर बोले अली असगर की पत्नी भी होगी। हाँ, इन्होंने मिर्जा अकबर ने मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दिया था उसको इसमें षड्यंत्र में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो षड्यंत्र उन्होंने बाद में दिया। जब घटना घटित हो गई उसके बाद वो स्टेटमेंट दिए तो उस स्टेटमेंट को षड्यंत्र में नहीं माना गया था। इस केस का यही जजमेंट था। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 10, षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें सामान्य परिकल्पना में। उम्मीद करते हैं आपको ये सेक्शन 10 समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर पूछिएगा, उसको हम पूरी तरीके से क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।